talk about steroid hormone mode of action. जस्ट सपोज ये एक एंडोक्राइन सेल है, फर्ज करें आपके टेस्टिस के अंदर जो इंटरस्टिटियल सेल्स हैं या जिनको लेडिक सेल्स भी कहते हैं, उन्होंने टेस्टोस्टेरॉन रिलीज किया है। ये जो टेस्टोस्टेरॉन है माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रिलीज हुआ और फिर टेस्टोस्टेरॉन ब्लड स्ट्रीम में आया, ब्लड स्ट्रीम से ब्लड सर्कुलेशन से होता होता ये डिफरेंस है, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन हैं और नॉन स्टेरॉयड हार्मोन हैं उनमें ये बेसिक डिफरेंट है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। मोस्टली जो स्टेरॉयड हार्मोन है ये ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होकर कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट हो करते हैं, दैट्स वाई इनका मैकेनिज्म स्लो होता है एज कंपेयर टू पेप्टाइड। देखिए ग्लूकागॉन का इमीडिएट इफेक्ट होता है ग्लाइकोजन को ब्रेक करने में, जबकि टेस्टोस्टेरॉन हो, एल्डोस्टेरॉन हो, कॉर्टिसोल हो, कॉर्टिकोस्टेरॉन हो, प्रोजेस्टेरॉन हो, ईस्ट्रोजन हो, विटामिन D3 हो, कैल्सिट्राइयोल हो, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन है, इनका एक्शन डिलेड होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन। वो प्रोटीन अवैस जो टेस्टोस्टेरॉन को अपने साथ बाइंड करती है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG। तो एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट ये TBG प्रोटीन जो है टेस्टोस्टेरॉन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन फाइनली ब्लड में टेस्टोस्टेरॉन को ट्रांसपोर्ट करेगी, तो टेस्टोस्टेरॉन फिर इससे अनबाउंड हो जाएगा, फ्री होगा जब ये कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करेगा। एज सच ये जो कम्प्लेक्स है ग्लोबुलिन प्रोटीन का और टेस्टोस्टेरॉन का, ये कैपिलरी की वॉल को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए इसको अनबाउंड, ये रिवर्सिबल, इनकी बाइंडिंग और अनबाइंडिंग जो है वो रिवर्सिबल होती है। तो टेस्टोस्टेरॉन फाइनली टारगेट सेल पे जाकर अपना एक्शन कैसे करेगा, यहाँ पे एक और बड़ा अहम पॉइंट है, जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं वो टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन को ईजीली क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि वो भी नॉन पोलर होते हैं और मेजॉरिटी जो सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, तो फास्फोलिपिड बाइलेयर को ईजिली क्रॉस कर लेते हैं स्टेरॉयड। और ना सिर्फ स्टेरॉयड हार्मोन बल्कि थायराइड हार्मोन भी, स्टेरॉयड और थायराइड हार्मोन जो है वो दोनों क्रॉस करते हैं अपने टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन को फ्रीली। तो जस्ट सपोज ये टेस्टोस्टेरॉन आ रहा है और टेस्टोस्टेरॉन के जो रिसेप्टर हैं ये विद इन द न्यूक्लियस हैं, इन्हें न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कहते हैं, इन्हें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। इन हार्मोन्स के रिसेप्टर्स को न्यूक्लियर रिसेप्टर्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में जाकर ये काम कैसे करेगा, टेस्टोस्टेरॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये एक ख़ास प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड करता है, तो बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स माय डियर स्टूडेंट फाइनली जो टारगेट सेल का जीनोम है, जो DNA है, वहाँ पे ख़ास रीजन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जिसका नाम है हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट न्यूक्लियोटाइड के साथ जाकर बाइंड करता है, फिर ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर का काम करता है। ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो है ये नया मैसेंजर RNA बनते हैं, ये मैसेंजर RNA राइबोसोम के पास जाकर नई प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये है वो प्रोटीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप एडोलेसेंस पे जा रहे थे तो आपकी बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स डेवलप करवाने में जो प्रोटीन इन्वॉल्व हुई थी वो एक्चुअली टेस्टोस्टेरॉन ने ऐसे बनाई थी। तो ये प्रोटीन्स फिर फाइनली उस इंडिविजुअल के अंदर अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, एल्डोस्टेरॉन। यू नो वेरी वेल एल्डोस्टेरॉन वो हार्मोन है, फर्ज करें ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का एक सेल है, इसने ब्लड में क्या रिलीज किया, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन भी बाउंड होगा डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन में से किसी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, फिर ये फाइनली जाएगा किडनी के सेल के पास। किडनी के सेल से ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब करने में, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आपने चैप्टर नंबर 15 में स्टडी किया हुआ है,
उन पे जाकर अपना एक्शन करेगा। तो ये एल्डोस्टेरोन भी सेम इसी मैकेनिज्म के थ्रू जीन्स को स्टिमुलेट करेगा, जाकर जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करेगा। जीन एक्सप्रेशन अल्टर होने से ऐसी प्रोटीन्स बनेंगी, सोडियम पोटाशियम पंप्स बनेंगे, सोडियम ट्रांसपोर्टर्स बनेंगे, जो सोडियम को फाइनली क्या करेंगे, अपटेक करेंगे। इट्स ऑल अबाउट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ non-steroid hormone, I mean to say that peptide hormone and the steroid hormone. Thank you very much for patience listening. Over.